हाय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं अपने चैनल के माध्यम से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। एक बार मैं पुनः आप लोगों के समक्ष मैथमेटिक्स का क्लास लेकर के आ चुका हूं। अगर इससे पहले आप सभी लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब न किए हों तो निश्चित रूप से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दें ताकि हर नई वीडियो आप तक पहुंचती रहे। देखिए, परिमेय संख्याओं से संबंधित जो टॉपिक आज का है वह है परिमेय संख्याओं से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। जैसा कि आप जानते हैं कि इससे पहले हम तमाम वीडियो आप तक भेजे हैं। जिन तथ्यों का आज मैं चर्चा करने जा रहा हूं उन तथ्यों को मैं पिछले वीडियो में बता भी चुका हूं, लेकिन आज उसे एकत्रित करते हुए एक जगह पुनः एक वीडियो बना करके उन तथ्यों को मैं आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। आप इन वीडियो को देखिए, निश्चित रूप से उन तथ्यों को आप समझेंगे और वह तथ्य आपके दैनिक जीवन में काफी उपयोगी साबित होगा। तो देखिए, आज का टॉपिक क्या है, परिमेय संख्याओं से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। इन तथ्यों में जो सबसे पहला पॉइंट है वह है परिमेय संख्याओं के अंतर्गत प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं और पूर्णांक आते हैं। यानी जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, जो पूर्ण संख्याएं होती हैं और जो पूर्णांक होते हैं वह सब किसके अंतर्गत आते हैं, परिमेय संख्याओं के अंतर्गत आते हैं। यह दूसरा नंबर जो है, दशमलव वाली संख्याएं भी परिमेय संख्याएं होती हैं क्योंकि इसे साधारण भिन्नों में बदला जा सकता है। यह भी मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूं कि कोई भी दशमलव वाली संख्या परिमेय संख्या कहलाती है क्योंकि हर दशमलव संख्या को हम साधारण भिन्न में बदल सकते हैं। अब देखिए, तीसरा पॉइंट क्या है। तीसरा पॉइंट है अंश व हर में अंश छोटा है तो वह भिन्न क्या कहलाती है, वास्तविक कहलाती है या वास्तविक होती है। कहने का मतलब यह है कि जब कोई परिमेय संख्या दे रखी हो, जैसे मान लीजिए 7/8 ही दे रखी हो, क्या दे रखी हो, 7/8 दे रखी हो और आप यहां देख रहे हैं ये अंश है और यह क्या है, हर है, तो इसमें निश्चित रूप से अंश क्या है, अंश जो है छोटा है किससे, हर से। तो जब हर से अंश छोटा होता है तो यह जो भिन्न होती है यानी 7/8 जो भिन्न है वह निश्चित रूप से क्या कहलाएगी, वास्तविक कहलाएगी। अगला पॉइंट देखिए, अंश व हर में यदि हर छोटा है तो वह भिन्न क्या कहलाएगी, विषम कहलाएगी। अगर इसी को हम कहते हैं 8/7 है तो यहाँ आप देख रहे हैं कि यहाँ जो है अंश क्या है, 8 है और हर क्या है, 7 है, तो यह 7 निश्चित रूप से क्या है, इस अंश से छोटा है। तो अंश से छोटा होने के नाते यह जो भिन्न होगी 8/7 क्या होगी, विषम होगी। अगला पॉइंट देखते हैं, यदि हर ऋणात्मक हो तो वह परिमेय संख्याओं का मानक रूप नहीं होता है। पिछली वीडियो में मैं बताया भी था कि यदि किसी भी परिमेय संख्या का जो हर है वह ऋणात्मक है तो वह निश्चित रूप से मानक रूप में नहीं होगा। उसे मानक रूप में बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ऋण 1 का गुणा अंश में भी और ऋण 1 का गुणा हर में करना पड़ेगा। यानी ऋण 1 का गुणा अंश में भी करना होगा और ऋण 1 का गुणा उसके हर में भी करना होगा, तब जाके वह जो परिमेय संख्या होगी वह किस में होगी, मानक रूप में बदल जाएगी। अगला पॉइंट क्या है, परिमेय संख्याएं सदैव P/Q के रूप में लिखी जाती है जहां Q का मान कभी भी 0 नहीं होता है और P का मान 0 हो सकता है। यानी जो भी परिमेय संख्या हो उसे P/Q के रूप में ही हम लिखते हैं, जहां P क्या है, 0 हो सकता है लेकिन Q का मान कभी भी 0 नहीं होगा। अब देखिए अगला पॉइंट, 7वां, किसी भी ऋणात्मक हर वाली परिमेय संख्या को हर व अंश में ऋण 1 का गुणा करके उसे मानक रूप में बदल सकते हैं। जैसा कि अभी जो हम पिछला पॉइंट बताए हैं कि यदि किसी भी परिमेय संख्या का हर ऋणात्मक हो तो वह मानक रूप में नहीं होता है, उसे मानक रूप में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, ऋण 1 का गुणा उसके अंश में भी कर देते हैं और ऋण 1 का गुणा उसके हर में भी कर देते हैं। वही चीज यहाँ कहा जा रहा है। अगला पॉइंट 8वां क्या है, परिमेय संख्याओं का मान अंश व हर दोनों में समान अशून्यक पूर्णांकों से गुणा करने पर कभी नहीं बदलता। जैसा कि इसे हम पिछले भी वीडियो में बता चुके हैं,
अधिक जानकारी के लिए आप मेरे पिछले वीडियो को देख लीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके पिछली वीडियो देखिए, आपको अधिक से अधिक जानकारी मिल जाएगी। तो देखिए क्या कह रहा है, परिमेय संख्याओं का मान अंश व हर दोनों में समान अशून्यक, समान अशून्यक यानी जो अंक शून्य न हो, समान अशून्यक, चाहे वह 1 हो, चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, 4 हो, इस तरह आगे जो भी हो, अगर उससे हम किसी भी परिमेय संख्या के अंश में और हर में गुणा करते हैं तो उसका मान नहीं बदलता है। जैसे मान लीजिए कोई परिमेय संख्या हो 3/2, अगर हम कह दें इसमें हम 1 से अंश में भी गुणा कर दें, 1 से हर में भी गुणा कर दें, तो इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो समान अशून्यक से गुणा करने पे क्या हो रहा है, उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। अगला जो पॉइंट है उसमें भी है कि अंश व हर दोनों को समान अशून्यक पूर्णांकों से भाग देने पर कहा जा रहा है कि समान अशून्यक अंक से यदि हम उस परिमेय संख्या में भाग दें तो उसके मान में तब भी कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे मान लीजिए यही हो 3/2 को हम क्या करें, उसके अंश में भी 1 से भाग दें, उसके हर में भी 1 से भाग दें, तो इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, यह 3/2 ही होगा। तो निश्चित रूप से हम किसी समान अशून्यक पूर्णांकों से अगर हम किसी परिमेय संख्या में भाग देते हैं तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अगला पॉइंट है, यदि P और Q दोनों धनात्मक पूर्णांक हो, यानी P भी धनात्मक हो और क्या है Q भी धनात्मक हो, दोनों धनात्मक पूर्णांक हो, तो जो परिमेय संख्याएं मिलती हैं P/Q और -P/Q दोनों ही धनात्मक होती हैं, और -P/Q तथा P/-Q दोनों क्या होंगी, ऋणात्मक होंगे। अगला पॉइंट देखिए, दो परिमेय संख्याओं को अगर जोड़ दिया जाए तो उसका जो योग प्राप्त होता है, जो योगफल प्राप्त होता है, वह भी एक परिमेय संख्या ही होती है। अथवा उसे घटा दिया जाए तो उसका जो अंतर प्राप्त होता है वह भी एक परिमेय संख्या होती है, जो अगले पॉइंट में आप देख रहे हैं। दो परिमेय संख्याओं का अंतर भी सदैव क्या है, एक परिमेय संख्या ही होती है। इस प्रकार हम किसी भी दो परिमेय संख्याओं को जोड़ दें तो उसका जो योगफल होगा वह भी एक परिमेय संख्या होगी। अगर हम उसे घटा दें तो जो उसका अंतर प्राप्त होगा वह भी एक परिमेय संख्या ही होगी। अगला पॉइंट देखिए, 13वां नंबर क्या है, प्रत्येक धनात्मक संख्याएं शून्य से बड़ी होती हैं। यानी कहने का मतलब है जो धनात्मक संख्या होती है वह सदैव शून्य से बड़ी होती है, और जो ऋणात्मक संख्या होती है वह सदैव शून्य से छोटी होती है। जैसा कि आपको संख्या रेखा के द्वारा बताया जा चुका है कि हम यहाँ 0 मान लें, 1 2 3 4, यहाँ ऋण 1 ऋण 2 ऋण 3 ऋण 4 इस तरह लिखते हैं। तो जब हम शून्य से इधर चलते हैं यानी दाएं की तरफ, तो निश्चित रूप से जो भी संख्याएं होती हैं वह शून्य से क्या होती हैं, बड़ी होती हैं। और जब हम शून्य से बाएं की तरफ चलते हैं तो जो भी संख्याएं हमें मिलती हैं वह क्या मिलती हैं, शून्य से छोटी मिलती हैं, जो कि अगला पॉइंट में भी आप देख रहे हैं। क्या था, प्रत्येक धनात्मक संख्याएं शून्य से बड़ी होती हैं और प्रत्येक ऋणात्मक परिमेय संख्याएं शून्य से क्या होती हैं, छोटी होती हैं। तो इस प्रकार आप संख्या रेखा के माध्यम से भी पहले भी समझ चुके हैं और मैं आज भी आपको बताया। अगला पॉइंट क्या है, निरपेक्ष मान सदैव धनात्मक होता है। जैसे मैं पिछली वीडियो में बताया कि जब भी आप निरपेक्ष मान निकालते हैं तो उसका जो निरपेक्ष मान होता है वह वही संख्या होती है और सदैव वह क्या होती है, धनात्मक होती है। अगला पॉइंट क्या है, सभी भिन्न परिमेय संख्याएं होती हैं किंतु सभी परिमेय संख्याएं भिन्न नहीं होती हैं। यानी कहने का मतलब जितने भी भिन्न होंगी, भिन्न का मतलब जो अंश और हर में लिखा जाए, यानी अंश बटे हर में व्यक्त की जाने वाली जो संख्याएं होती हैं उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं भिन्न। तो जिन भी संख्याओं को हम भिन्न में लिख सकते हैं या भिन्नों में व्यक्त कर सकते हैं वह सारी संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं, किंतु यह जरूरी नहीं है कि जितने भी परिमेय संख्याएं हैं वह भिन्न भी हों, यह कोई जरूरी नहीं है। तो वही कहा जा रहा है सभी भिन्न परिमेय संख्याएं होती हैं लेकिन सभी परिमेय संख्याएं भिन्न नहीं होती हैं। अगला पॉइंट देखिए, दो क्रमागत पूर्ण संख्याओं के मध्य अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं।
यानी दो क्रमागत संख्या दे रखी हो तो उसके जो मध्य है अनंत परिमेय संख्याएं पाई जाती हैं। अगला पॉइंट क्या है, यदि हम P बटे Q में R बटे S को जोड़ दें और उसका जो वैल्यू हमें प्राप्त हो रही है क्या मिले, 0, यानी दो परिमेय संख्याओं को हम जोड़ दें तो उसका जो आंसर आए वह 0 आए, तो उस दशा में हम P बटे Q को क्या कहते हैं, R बटे S का योगात्मक प्रतिलोम है। यानी जो P बटे Q है वह R बटे S का योगात्मक प्रतिलोम है। अगला पॉइंट क्या है, यदि हम P बटे Q में R बटे S का गुणा कर दें, यानी दो परिमेय संख्याएं अगर दे रखी हो और दोनों परिमेय संख्याओं का हम गुणा कर दें और उसकी जो वैल्यू प्राप्त हो वह 1 प्राप्त हो, उस दशा में हम P बटे Q को R बटे S का व्युत्क्रम कहते हैं। यानी जो P बटे Q होगा वह R बटे S का क्या होगा, व्युत्क्रम होगा। कब, जब हम दोनों परिमेय संख्याओं का गुणा करते हैं और उसकी वैल्यू कितनी प्राप्त होती है, 1 प्राप्त होती है। तो इस प्रकार आप तमाम तथ्यों को समझें। इन सारे तथ्यों को मैं पिछली वीडियो में जितनी भी वीडियो भेजा, जो भी टॉपिक रहा उसके अंतर्गत ये सारे तथ्यों को मैं बता चुका हूं। अगर इन तथ्यों के बारे में अधिक जानकारी आपको लेनी है तो हमारे द्वारा भेजी गई पिछली वीडियो को आप देख लीजिएगा, आपको सारी जानकारी पता चल जाएगी। हम इन सारी जानकारियों को एकत्रित करते हुए इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचा रहे हैं, जो बहुत ही उपयोगी सार्थक होगी आपके दैनिक जीवन के लिए और आपके शैक्षणिक दृष्टि से देखते हुए। तो निश्चित रूप से इस वीडियो का अध्ययन आप बड़े ही ध्यानपूर्वक कीजिएगा। आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, निश्चित रूप से बहुत अच्छी सीख आपको मिलेगी। यह परिमेय संख्या का यह अंतिम क्लास रहा। परिमेय संख्या का क्लास अब समाप्त किया जा रहा है, इस आशा और विश्वास के साथ कि परिमेय संख्याओं से रिलेटेड जितने भी वीडियो हम आप तक पहुंचाए हैं वह आपके लिए काफ़ी सार्थक सिद्ध हुए हैं। तो निश्चित रूप से यह क्लास मैं यहीं समाप्त करते हुए आप सभी का एक बार पुनः दिल की गहराइयों से बहुत बहुत स्वागत करते हैं। धन्यवाद।